नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंकों कैरियर एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं और कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। तो इन वीडियोस के अंदर हमने देखा, पिछले वाले वीडियो जितने भी हैं उन सब में हमने कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ पढ़ी है, ठीक है। जिसमें अपना जो मेन पॉइंट है वो कौन सा चल रहा था, मेमोरी यूनिट चल रहा था। तो मेमोरी यूनिट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से कई सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शंस देखा था कि कौन कौन से प्राइमरी सेक्शन के अंदर कौन कौन सी मेमोरीज आती हैं और सेकेंडरी सेक्शन के अंदर कौन कौन सी मेमोरीज आती हैं। केवल हमने क्या देखा था, उनके नाम और उनके कैटेगरी देखी थी कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसके अंदर अपने दो भाग हैं, रैम और रोम। और जो अपना दूसरा कैटेगरी है सेकेंडरी मेमोरी का, तो सेकेंडरी मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। और सेकेंडरी मेमोरी होती कितने प्रकार की है, तो उसमें हमने सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस में बांटा था। तो सिक्वेंशियल एक्सेस में कौन सी मेमोरी है, डायरेक्ट एक्सेस में कौन सी मेमोरी है, ये सब हमने देखा था। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले आप पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने मेमोरी स्टार्ट की थी, मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये वीडियो समझने के लिए पिछले वाला वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि कड़ी बाई कड़ी, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि जो कंप्यूटर साइंस अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको डीपली पढ़ रहे हैं और वन बाय वन, कड़ी बाई कड़ी अपन क्या कर रहे हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में इनको कैटेगराइज हमने किया था। क्या किया था? कैटेगराइज हमने किया था। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है इसको अपन यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि आप कोचिंग्स में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग पहुंचा रहे हैं आपके पास में। तो आपके पास एक गोल्डन चांस है। इस वक्त आपका बाहर निकलना भी सही नहीं है, सेफ रहिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। और ये अपना एक गोल्डन चांस है, प्रतियोगी जितने भी हैं उनके लिए एक गोल्डन चांस है कि आपको भरपूर समय मिल रहा है, यानी तैयारी करने का क्या मिल रहा है, भरपूर समय मिल रहा है। देखिए, ये जो अभी महामारी फैली है, ये जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाली है, कुछ भी डिले इनके अंदर नहीं होने वाला है। तो एग्ज़ाम हमने पहले प्रिपरेशन किया था, हमने पहले प्रिपरेशन तैयार कर रखा था, प्रिपेयर कर रहे थे। और अब हम इस कोरोना की वजह से या फिर इस महामारी की वजह से हम घर पे बैठे हैं। तो ऐसा मत कीजिए कि आप स्टडी को ड्रॉप कर दें, स्टडी को आप कंटिन्यूअस स्टार्ट रखिए, क्योंकि जब भी ये पूरा लॉकडाउन वगैरह ख़त्म होगा और उसके बाद में जब पटरी पर आ जाएगी अपनी गाड़ी, तो उसके बाद में क्या होने वाली है, सभी एग्ज़ाम से होने वाली है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कहीं कि पहले जो हमने तैयारी की थी वो तैयारी धूमिल हो जाए, ठीक है। तो अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम्स आएंगे तो समय अपने को कम दिया जाएगा। समय क्या दिया जाएगा? कम दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी पहले ही ये सारे नोटिफिकेशन निकल चुके हैं। जैसे राजस्थान पुलिस है और पटवार है, तो ये तो रिसेंट में ही होने वाली एग्ज़ाम्स है, तो इनका तो हमें तैयारी रखनी है। तो आप इसको ड्रॉप मत करिए, पढ़ाई को ड्रॉप मत करिए। आप घर बैठे नोट्स बनाइए आराम से, और इस जैसे अपन क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डीपली पढ़ा रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है कि छोड़ रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियोस बनाएंगे हम, जितने वीडियो बनते हैं उतने वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो घर बैठ कर ये आराम से पढ़िए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू स्टार्ट रखिए, चालू रखिए, जिससे जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती है, कोरोना वगैरह सब कुछ कंप्लीट होता है, आपकी एग्ज़ाम, यानी कि ये आपको समय दिया गया है, ये मानिए भगवान की तरफ से ये आपको समय दिया गया है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इसमें आपको ना तो बाहर निकलना है, ना कहीं जाना है, ना घूमना फिरना है, और धूप भी बहुत ज़्यादा है, जून का महीना चल रहा है, तो आपको वैसे ही बाहर नहीं निकलना है। तो घर बैठ करके आराम से पढ़ाई कीजिए, एक गोल्डन चांस आपके पास में है, ठीक है। वीडियो के माध्यम से हम आपके पास में क्लासेस पहुंचा ही रहे हैं। जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट के अंदर डाल सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी बुक की हेल्प ले सकते हैं। बुक आप अच्छी बुक्स खरीदना, RBSC वगैरह की जो बुक्स हैं उन्हीं बुक्स को आप लीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में देखिए क्या है, कंप्यूटर साइंस के साथ में सबसे मोटी जो समस्या है वो कौन सी समस्या आती है कि किसी बुक में कुछ दिया हुआ है, किसी बुक में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अच्छी बुक, यानी कि जो रजिस्टर्ड बुक है, RBSC की बुक्स हैं, उनको उठा लीजिए, या फिर किसी अन्य, यानी कि इंटरनेट का भी आप उपयोग ले सकते हैं, ठीक है। तो उनसे आप क्या कर सकते हैं, स्टडी स्टार्ट रखिए। और सबसे अच्छा और नॉर्मल सा फॉर्मूला तो ये है कि आप कमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर उसी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस का जैसे अपन सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर चला रहे हैं, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, उसकी क्विज भी चलाएंगे। क्विज का मतलब हो गया कि क्वेश्चन आंसर आपके करवाएंगे, तो उसके अंदर आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप कंटिन्यू तैयारी स्टार्ट रखिए, पिछले वाले वीडियोस भी देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग मेमोरी यूनिट की बात कर रहे थे, मेमोरी अपना चल रहा था। इस मेमोरी के अंदर अपन क्या करते हैं,
आज हम डीपली लेते हैं कि मेमोरी जो है वो एक एक मेमोरी को समझते हैं। जैसे मान लो प्राइमरी मेमोरी, सबसे पहले अपन स्टार्ट किससे करेंगे, प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी के मैंने दो भाग आपको बताए थे, एक तो रैम और दूसरा कौन सा बताया था, रोम। तो आज अपन देखते हैं रैम के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, रैम के बारे में देखते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि ए का मतलब क्या होता है, एक्सेस, यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी भी इसे कहा जाता है। कौन सी मेमोरी कहा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी भी इसे कहा जाता है। अब देखिए हम वोलेटाइल किसको कहते हैं, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि ऐसी मेमोरी जिसमें विद्युत रहने तक ही, कब तक, विद्युत रहने तक, यानी कि विद्युत ऑन रहने तक तो डेटा क्या रहते हैं, सेव, क्या रहते हैं, सेव, या फिर मैं सेव का नाम नहीं लेकर के क्या लिखूंगा यहाँ पर, स्टोर रहते हैं। क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। यानी कंप्यूटर सिस्टम में अगर विद्युत है तब तक क्या रहते हैं, डेटा स्टोर रहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कि विद्युत सप्लाई ऑन है तथा उपयोगकर्ता द्वारा, किसके द्वारा, उपयोगकर्ता द्वारा डेटा को जब तक हटाया नहीं जा सकता, जब तक डेटा को यूज़र द्वारा हटाया नहीं जाता है तब तक डेटा क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। और अगर मान लो अचानक से विद्युत सप्लाई बंद हो गई, विद्युत सप्लाई क्या हो गई, बंद हो गई, तो इस मेमोरी में से डेटा क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इरेज, यानी मिट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डेटा तब तक रहते हैं जब तक कि पावर सप्लाई ऑन हो, जब तक कि कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑन हो। कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होते ही डेटा क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली इस मेमोरी से क्या हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो वो मेमोरी अपनी कौन सी है, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है ना। वो मेमोरी कौन सी कहलाएगी, अपनी वोलेटाइल मेमोरी कहलाएगी। तो अपनी जो रैम है वो इसी प्रकार की मेमोरी है, इसी प्रकार की क्या है, मेमोरी, कि रैम के अंदर डेटा तब तक स्टोर रहते हैं जब तक कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑन हो। कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑन होते ही डेटा, ऑफ होते ही डेटा क्या हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं। तो ऐसी मेमोरी को कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी, और वो कौन सी मेमोरी है, अपनी रैम है, ठीक है। तो हमने इसे वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि इसे हम वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा विद्युत रहने तक ही स्टोर रहते हैं, उसके बाद में डेटा क्या हो जाते हैं, इसमें से हट जाते हैं, ठीक है। अब इसे दूसरा मैंने कहा परमानेंट मेमोरी, सॉरी टेम्परेरी मेमोरी। इसे क्या कहा, टेम्परेरी, टेम्परेरी मेमोरी, यानी अस्थाई मेमोरी। कौन सी मेमोरी, अस्थाई, अस्थाई मेमोरी मैंने इसको कहा। कौन सी मेमोरी कहा, अस्थाई मेमोरी कहा। तो इससे देखो अस्थाई मेमोरी क्यों कहा, वही रीजन हो गया अस्थाई मेमोरी कहने का कि इसमें डेटा कैसे रहते हैं, अस्थाई रूप से रहते हैं। कैसे रहते हैं, अस्थाई रूप से रहते हैं। अगर हमने डेटा को सेव कर दिया, अगर यूजर क्या करता है, डेटा को सेव कर देता है, तो वो रैम से निकल करके कहां पर स्टोर हो जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। यानी डेटा को स्थायी रूप से, डेटा को स्थायी रूप से सेव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, ना कि टेम्परेरी, ठीक है ना कि इसका प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है। तो जो रैम है वो किसका भाग है, प्राइमरी मेमोरी का भाग है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा, यानी कि रैम में जो डेटा होते हैं वो कैसे रहते हैं, अस्थायी रूप से रहते हैं, ठीक है। तो अस्थायी रूप से डेटा रहने के कारण इसे क्या कहा जाता है, टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। तो रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है और टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहा जाता है, बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में हम लेते हैं कि रैम जो है, अब देखिए रैम जो है वो काम क्या करती है, रैम है वो काम क्या करती है और उसके भाग कितने हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि रैम है वो काम क्या करती है, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ डेटा पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जब कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, जब कंप्यूटर को क्या दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है, तो वो सीपीयू के अंदर क्या होता है, प्रोसेस होता है। सीपीयू के अंदर क्या होता है,
प्रोसेस होता है। और प्रोसेस कहाँ पर होता है अपना, यहाँ देखो हमने क्या लिखा था प्रोसेस के लिए, ऊपर ही ऊपर हमने लिखा था मेमोरी, ठीक है, दूसरा हमने लिखा था ALU और तीसरा हमने लिखा था CU। तीसरा क्या लिखा था हमने, CU, ठीक है। इन दोनों को हमने एक जगह पर किया था, इसको हमने अलग किया था, ठीक है। और मेमोरी के भी हमने 2 भाग बताए थे। कितने भाग बताए थे, 2 भाग हमने बताए थे। पहला अपना प्राइमरी और दूसरा अपना सेकेंडरी, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए कि CU क्या करेगा, इनपुट से लेकर के आउटपुट तक होने वाली प्रोसेस को होल्ड करेगा या फिर नियंत्रित करेगा। इस तरीके से हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, ठीक है ना। अब देखना कि जब हम कंप्यूटर के किसी भी इनपुट डिवाइस से इनपुट देते हैं, इनपुट डिवाइस से क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले वो कहाँ पर जाता है, प्राइमरी मेमोरी मेमोरी में जाता है। कहाँ पर जाता है, मेमोरी में जाता है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से लिखा 2, मैंने क्या लिखा, यहाँ से 2 लिखा, कीबोर्ड से मैंने इनपुट दिया 2, ठीक है, 2 इनपुट दिया, तो इनपुट कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले कहाँ पर जाएगा, मेमोरी में गया। सबसे पहले कहाँ पर गया, ये मेमोरी में। अब देखना ये 2 आपने यहाँ पर लिखा, क्या इसको आपने सेव किया, क्या इसको आपने अभी तक सेव किया है, नहीं, आपने अभी तक सेव नहीं किया है ना। तो अगर आप किसी डेटा को सेव नहीं करते हैं तब तक वो कहाँ, कैसा रहता है, टेम्परेरी डेटा रहता है। कैसा रहता है, टेम्परेरी रहता है। और टेम्परेरी मेमोरी हमने किसको कहा है, प्राइमरी सेक्शन के रैम को कहा है। किसको कहा है, प्राइमरी सेक्शन के रैम को कहा है। किसको कहा है, प्राइमरी सेक्शन के रैम को कहा है, ठीक है। अगर आप डेटा को सेव कर देते तब वो कहाँ चला जाता, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता, यानी रैम में आकर के कहाँ चला जाता, सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन आपने डेटा को सेव नहीं किया है। या फिर मैं सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो क्या कह सकता हूँ कि सबसे पहले दिया गया इनपुट जो है वो कहाँ पर जाएगा, रैम के अंदर जाएगा। और ये जो प्रोसेस होती है ये पूरी कहाँ से होती हुई निकलेगी, रैम से होती हुई निकलेगी। कहाँ से होती हुई निकलेगी, रैम से होती हुई निकलेगी। और कहाँ पर चली जाएगी, आउटपुट। अब अपने को देखो मॉनिटर के ऊपर क्या दिखाएगा, 2 दिखाएगा। मॉनिटर के ऊपर क्या दिखाएगा, 2 दिखाएगा, ठीक है ना, यानी आउटपुट निकल गया 2। लेकिन मान लो ये 2 अपने को दिखा रहा था और लाइट यानी विद्युत सप्लाई क्या हो गई, बंद हो गई। विद्युत सप्लाई क्या हो गई, बंद हो गई। आपका कंप्यूटर बंद हो गया। आप कंप्यूटर को जब वापस ऑन करेंगे तो क्या आपको मॉनिटर के ऊपर 2 दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। 2 दिखाई देगा क्या, नहीं देगा। और ना ही आपके कंप्यूटर में ये 2 कहीं सेव हुआ है। सेव नहीं किया था ना हमने, इसको सेव भी नहीं किया था, तो ये हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्राइमरी सेक्शन के अंदर कहाँ पर चला जाएगा, रैम में, ठीक है ना। कहाँ पर चला जाएगा, रैम में। रैम के भी ये एक भाग में जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर मेमोरी। क्या कहते हैं, रजिस्टर मेमोरी। और ये जो रजिस्टर मेमोरी है ये कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, अपनी रजिस्टर मेमोरी होती है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है, जो किसका भाग होती है, अपनी रैम का भाग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से रैम काम में आती है कि जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो वो इनपुट रैम के अंदर जाएगा, उसके बाद में उसका आउटपुट निकलेगा, वो भी किसके थ्रू निकलेगा, रैम के थ्रू निकलेगा। तो एक बीच में डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया गया, रैम का उपयोग किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर रैम का उपयोग हमने किया। अब अपन देखते हैं कि रैम के भाग कितने होते हैं, रैम के भाग कितने होते हैं या फिर कितने प्रकार की रैम होती है। तो देखो हमने पैनल्स के अंदर देखा था कि रैम जो होती है ना वो एक चिप होती है, जिस तरीके से मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से स्लॉट होता है और उस स्लॉट के अंदर अपन क्या करते हैं, रैम को लगाते हैं। अब देखो इस तरीके, ये जब अपन पढ़ रहे हैं ना तो पिछले वाला वीडियो अपने काम में आ रहा है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि पिछले वाला वीडियो देखें, ठीक है ना। ये जो मदरबोर्ड के ऊपर ऐसा एक स्लॉट था और इसके अंदर हमने क्या लगाया था, रैम लगाई थी। इसके अंदर हमने क्या लगाई थी, रैम लगाई थी। इस तरीके से ये एक चिप है, ठीक है, जो हम यहाँ पर लगाते हैं, हार्डवेयर का भाग है, ठीक है। ये जो रैम होती है ना, ये जो रैम है ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है। तो देखो पहली रैम तो अपनी कौन सी हो जाएगी, एस रैम। कौन सी हो जाएगी, एस रैम। यानी एस रैम का क्या मतलब हो गया, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या हो जाएगी, स्टैटिक रैम। पहली रैम तो कौन सी हो जाएगी अपनी, स्टैटिक रैम। और दूसरी रैम कौन सी हो जाएगी, डायनेमिक रैम।
डायनेमिक रैम, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है देखो। यानी कि मदरबोर्ड जो अपना है ना, उसके अंदर जो स्लॉट है वो स्लॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर एस रैम लगेगी या फिर डी रैम लगेगी। इन दोनों की जो फिजिकल पोजीशन होती है, यानी कि जो रैम है उसकी जो फिजिकल पोजीशन होती है वो ही बता देती है कि ये एस रैम है या फिर डी रैम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्लॉट है इसमें एस रैम लगेगी या फिर डी रैम, ये इस स्लॉट के ऊपर निर्भर करता है कि इसमें कौन सी रैम लगाई जाएगी। लेकिन हम देखें कि यहाँ पर अगर एस रैम लगाई जाए तो कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा, और डी रैम लगाई जाए तो कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा या फिर प्रोसेस किस तरीके से होगी। तो वो अपन यहाँ पर देखते हैं कि भैया जो एस रैम है ये अगर ये मैं कंप्यूटर में लगाऊं तो ये क्या काम करेगी, और डी रैम लगाऊं तो क्या काम करेगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डी रैम। अगर मान लो आपके कंप्यूटर में डी रैम लगी हुई है, क्या लगी हुई है, डी रैम लगी हुई है, तो ये देखो किस तरीके से काम करेगी। जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि इनपुट दिया, प्रोसेस हुई और उसका क्या निकला, आउटपुट निकला, ठीक है। तो अगर हमारे कंप्यूटर में डी रैम लगी हुई है, यहाँ पर हमने लगाया डी रैम, ठीक है, तो जो अपने को यहाँ आउटपुट दिखता है ना, जो अपना आउटपुट दिखता है वो एक बार तो हमें दिखाई देगा, यानी एक बार तो क्या होगा, हमें शो होगा, और एक बार क्या होगा, वो हाइड होगा। एक बार क्या होगा, हाइड होगा। भाई ये बात तो आपकी समझ में आ गई ना कि जब हम कंप्यूटर से इनपुट देते हैं तो वो इनपुट मेमोरी में जा कर के कहाँ पर जाता है, ALU में जाता है। और ALU का अपन यहाँ पर सिंपल सा समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस होने के लिए जाता है। क्या करने के लिए जाता है, प्रोसेस होने के लिए जाता है। कहाँ पर, प्रोसेसर के अंदर। कहाँ पर जाता है, प्रोसेसर के अंदर। अब प्रोसेसर भी हमने देखा था, पैनल्स के अंदर हमने देखा था कि एक मैन चिप कंप्यूटर की क्या होती है, मैन चिप, जिसके अंदर सभी एक्सप्रेशंस को या फिर सभी इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है, वो कौन है, अपना प्रोसेसर है, ठीक है। अभी ये जो प्रोसेसर है ना, इसने सोल्व किया, मान लो हमने इनपुट दिया 2 + 2, तो इसको सोल्व कौन करेगा, प्रोसेसर सोल्व करेगा। अब ये प्रोसेसर सोल्व करके किसको दे देगा, मान लो यहाँ पर रैम को दे देगा। किसको दे देगा, रैम को दे देगा। और रैम क्या करेगी, इसका आउटपुट दिखाएगी मॉनिटर के ऊपर 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4 यहाँ पर दिखा रही है, ठीक है। अब यहाँ हमने रैम कौन सी लगा रखी है, डी रैम। कौन सी रैम लगा रखी है, डी रैम लगा रखी है। तो देखो डी रैम क्या काम करेगी यहाँ पर, कि ये जो डी रैम है ना, ये ऐसे मान लो आपकी ये एक इस तरीके का आदमी है जो बिल्कुल भी केयर नहीं करता है कोई काम की, बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, कि इसको प्रोसेसर ने कहा कि आपको कंटिन्यू मॉनिटर के ऊपर क्या दिखाना है, 2 + 2 = 4 दिखाना है। ये क्या करेगा, एक बार तो 2 + 2 = 4 दिखा देगा और उसके बाद में ये भूल जाएगा कि मेरे को क्या दिखाना था, ठीक है ना। यानी एक बार तो इसने डेटा को शो किया, एक बार हाइड किया, एक बार शो किया, एक बार क्या किया, हाइड किया, ठीक है। अब देखो ये तो क्या करता है, किसी भी जो आउटपुट है उसको डायनेमिकली, उसको क्या करता है, डायनेमिकली एक के बाद एक के बाद एक क्या करता है, एक बार दिखाता है, दूसरी बार छुपा लेता है, फिर दिखाता है, फिर छुपाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये आउटपुट दिखाता है, ठीक है। अब देखो ये जब डी रैम जो है वो एक बार डेटा को दिखाता है और एक बार हाइड करता है, तो इन दोनों का जब ये डेटा को हाइड कर लेता है, यानी कि भूल जाता है जब डी रैम कि मेरे को 2 + 2 = 4 दिखाना था, तो इन दोनों का कनेक्शन टूट जाता है ना, डी रैम और प्रोसेसर का क्या हो गया, कनेक्शन टूट गया। तो इन दोनों के अंदर देखो एक नॉर्थ ब्रिज नाम की चिप लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, नॉर्थ ब्रिज, जो क्या करती है, इन दोनों के अंदर सामंजस्य स्थापित करती है। यानी प्रोसेसर और डी रैम के अंदर क्या करती है, सामंजस्य स्थापित करती है कि ये जब भूल जाता है ना, तो नॉर्थ ब्रिज क्या करता है, इसको दोबारा से याद दिलाता है कि प्रोसेसर भाई साहब ने क्या बताया आपको, 2 + 2 = 4 बताया, उसको शो करो वरना ये मारेगा, वरना ये क्या करेगा, मारेगा, ठीक है ना। क्योंकि प्रोसेसर क्या होता है, मैन चिप होती है कंप्यूटर की, सबसे मैन चिप कौन सी है, प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर क्या करवाता है, सामंजस्य स्थापित करवाता है, कौन, नॉर्थ ब्रिज। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डी रैम और प्रोसेसर के बीच में कौन सी चिप लगाई जाती है जिससे डी रैम और प्रोसेसर के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। तो नॉर्थ ब्रिज क्या लगाया जाता है, नॉर्थ ब्रिज लगाया जाता है, ठीक है। तो डी रैम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि इसको जब कोई भी प्रोसेस दी जाती है तो ये एक बार तो दिखाता है, एक बार नहीं दिखाता है, यानी कि केयरलेस है, ठीक है। एक बार शो करता है, एक बार हाइड करता है। तो इसकी जो स्पीड होती है ना, काम करने की जो स्पीड होती है वो लो होती है। स्पीड क्या होती है, लो होती है, कंपेयर टू
कंपेयर टू एस रैम, ठीक है ना। यानी एस रैम की अपेक्षा स्पीड क्या रहती है, स्लो, और इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, यानी इसको अगर खरीदा जाए तो इसकी कॉस्ट भी क्या रहती है, एस रैम की अपेक्षा लो कॉस्ट रहती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एस रैम डी रैम काम करती है कि एक बार डेटा को शो करती है, एक बार हाइड करती है। तो यहाँ पर दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। डी रैम का एक तो फुल फॉर्म, एक कि ये डी रैम काम कैसे करता है, तो ये डायनेमिकली काम करता है, एक बार डेटा को शो करता है, एक बार डेटा को हाइड करता है, ठीक है। दूसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सा याद रखना है कि डी रैम और प्रोसेसर के बीच में क्या लगाया जाता है, नॉर्थ ब्रिज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, नॉर्थ ब्रिज लगाया जाता है। इसकी स्पीड क्या होती है, लो होती है, और इसकी कॉस्ट क्या होती है, लो होती है कंपेयर टू एस रैम, ठीक है। अब देखना यहाँ पर अपन देखते हैं कि एस रैम जो है वो किस तरीके से काम करता है, एस रैम किस तरीके से काम करता है। तो जहाँ पर डायनेमिक रैम जो है वो काम कर रहा था ना हाइड करने का और शो करने का, ठीक है। तो ये जो एस रैम अगर हमने कंप्यूटर में लगाया है, यानी हमने डी रैम नहीं लगाया, कौन सा रैम लगाया, एस रैम अगर हमने कंप्यूटर में लगाया है, तो ये जो हाइड और शो करने की प्रक्रिया है ना, ये नहीं होती है, ये नहीं होती है। स्टैटिक रैम क्या करता है, कंटिन्यू अपने को आउटपुट दिखाता है, कंटिन्यू क्या करता है, आउटपुट दिखाता है। कंटिन्यू आउटपुट दिखाने के कारण से इसकी स्पीड भी क्या रहती है, हाई, स्पीड भी क्या रहती है, हाई रहती है, और इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, हाई, कॉस्ट भी क्या रहती है, हाई, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी एस रैम और डी रैम दो प्रकार की रैम होती है जो कंप्यूटर में लगाई जाती है, ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड को मेजर भी कौन करता है, ये रैम मेजर करवाती है। जैसे अपन नहीं देखते क्या, नॉर्मली जब अपन मोबाइल लेकर के आते हैं तो मोबाइल के अंदर अपन देखते हैं कि भैया इसमें रैम कितनी है, ठीक है ना, और इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी कितना है। तो रैम के ऊपर अपन डिपेंड करते हैं ना, कई बार देखते हैं कि हाँ अपना जो मोबाइल है वो फास्ट चलेगा अगर इसके अंदर रैम 4 GB का है तो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एस रैम रैम का यूज़ करते हैं, जो दो प्रकार की है, एस रैम और डी रैम। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रोम, इसके बाद क्या देखते हैं, रोम, ठीक है। तो रैम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यहां देख लेते हैं रोम। तो रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और इसे मैंने कहा था नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब देखो इसे हमने नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा, उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि रोम जो है वो काम क्या करता है, रोम जो है वो काम क्या करता है। तो देखो रोम है वो मदरबोर्ड के ऊपर पहले से क्या रहता है, इनबिल्ट रहता है, यानी इसका दूसरा नाम कौन सा हो गया, इनबिल्ट मेमोरी, इनबिल्ट मेमोरी, इनबिल्ट मेमोरी, ठीक है। तो ये देखो रोम कैसा रहता है कि रोम जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स रहता है, पहले से क्या रहता है, फिक्स रहता है। यानी कि जिस कंपनी ने मदरबोर्ड बनाया है वही क्या कर देती है, यहाँ पर इस मेमोरी को यानी कि रोम को फिक्स कर देती है। अब इसका वर्क क्या होता है भाई, हमसे पूछ ले कोई कि रोम का वर्क क्या होता है। तो देखो कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं, कंप्यूटर को जब हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल को एग्जीक्यूट करने, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने, तथा कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट को एग्जीक्यूट करने के लिए जिस मेमोरी का यूज़ किया जाता है वो कौन सी मेमोरी है, अपनी रोम है। वो कौन सी मेमोरी है, अपनी रोम। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कि कंप्यूटर में जो मेन सॉफ्टवेयर होता है उसको शुरू में चलाने के लिए और उसकी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, रोम का यूज़ किया जाता है। अब इस रोम के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं ना वो फिक्स प्रोग्राम होते हैं, यानी पहले से डाले हुए प्रोग्राम होते हैं, पहले से डाले हुए प्रोग्राम होते हैं। यानी क्या होते हैं, इसमें प्रोग्राम्स फिक्स होते हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जो कंप्यूटर को बूट करवाने के लिए काम में लिए जाते हैं, कंप्यूटर को बूट करवाने के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर को बूट करवाने का क्या मतलब हो गया, ठीक है। कंप्यूटर को ऑन करवाना, जब अपन कंप्यूटर को ऑन करवाते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर को बूट करवाना कहते हैं, ठीक है। ये बूटिंग अपन आगे पढ़ेंगे, बूटिंग टाइम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
तो देखिए रोम का क्या यूज हो गया कि एग्जीक्यूशन की फाइल्स को कंप्यूटर में चलाने के लिए किसका यूज किया जाता है, रोम का यूज किया जाता है। जो फाइल्स क्या रहती है, फिक्स रहती हैं, ठीक है, जो फाइल्स क्या रहती है, फिक्स रहती है। जो अपना मदरबोर्ड जिसने बनाया है वो क्या करता है, इस मेमोरी को मदरबोर्ड पे पहले से इनबिल्ट करके रखता है। अब देखो इसमें हमने देखा था कि ये जो रोम है वो होती कितने प्रकार की है। हमने क्या देखा था कि रोम है वो होती कितने प्रकार की है। तो इसमें पहला अपना रोम आ जाएगा पी रोम। कौन सा रोम था, पी रोम, यानी कि जो मदरबोर्ड के ऊपर अपनी रोम लगाई हुई है अगर वो पी प्रकार की है। किस प्रकार की है, पी प्रकार की। पी का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर पी प्रकार की रोम इस मदरबोर्ड के ऊपर लगाई गई है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें हम किसी भी डेटा को चेंज नहीं कर सकते, यानी इसमें डाले गए प्रोग्राम्स को हम चेंज नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि पब्लिशर द्वारा, किसके द्वारा, पब्लिशर द्वारा डाले गए डेटा, पब्लिशर द्वारा डाले गए फिक्स डेटा किस में होते हैं, पी रोम में होते हैं, जिनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। देखिए आपने देखा होगा कि सीडी जो आती है, सीडी आती है, उसमें मान लो आप घर के अंदर कोई इक्विपमेंट लेकर के आते हैं। इक्विपमेंट का मतलब हो गया, मान लो कि आप घर में लेकर के आए एक वॉशिंग मशीन, बड़े वाली वॉशिंग मशीन, तो उसके साथ में एक सीडी आती है। उसके साथ में क्या आती है, सीडी आती है, जिसमें ये बताया जाता है कि इस वॉशिंग मशीन को ऑपरेट कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है। तो जैसे आप सीडी को सीडी ड्राइव में डालेंगे ना, तो उसके बाद में वो सीडी ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगी। तो उस सीडी में ना तो आपने डेटा खुद ने डाले, यानी यूज़र ने इसके अंदर डेटा नहीं डाले, ना ही आप उन डेटाज को क्या कर सकते हैं, दोबारा अपडेट कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से आप उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो वो डेटा कैसा हो गया, फिक्स डेटा हो गया। उसी तरीके से अगर मदरबोर्ड के ऊपर पी रोम लगी हुई है तो उसके अंदर किसी भी डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता है। अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पब्लिशर द्वारा डाला गया डेटा जो होता है वो कौन सी रोम में होता है, तो अपन क्या कहेंगे, यानी कि फिक्स डेटा। पब्लिशर तो तीनों में डालेगा, पी रोम में भी, ईपी में भी और ईईपी में भी। फिक्स डेटा किस में होता है, तो किस में होता है, पी रोम में, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक रोम तो हो गया अपना पी रोम। दूसरा अपना रोम आता है ईपी रोम, ईपी रोम, ठीक है। ईपी रोम यानी इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहां पर देखना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कौन सी होती है। देखिए इसमें डेटा फिक्स रहते हैं, इसमें डेटा हम फिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हाई इंटेंसिटी वाली, ठीक है ना, अगर इसे 20 मिनट तक, इस रोम को 20 मिनट तक हाई इंटेंसिटी तथा लो इंटेंसिटी तथा हाई अल्ट्रावायलेट वेव्स के अंदर रखें। अगर इस रोम को हम लो इंटेंसिटी तथा हाई अल्ट्रावायलेट वेव के अंदर रखते हैं, कितनी मिनट तक, लगभग 20 मिनट तक, तो इसके डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसमें डेटा डाल सकते हैं। इसमें डेटा फिक्स थे, इसके अंदर डेटा को क्या कर सकते हैं, अपन बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कब, 20 मिनट तक लो इंटेंसिटी तथा हाई अल्ट्रावायलेट वेव के अंदर रख करके इसमें से डेटा को क्या किया जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं, यानी डेटा को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। लास्ट वन जो अपनी होती है रोम, वो कौन सी होती है, ईईपी रोम। कौन सी होती है, ईईपी रोम, यानी ईईपी रोम का क्या फुल फॉर्म होता है, ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये जो मेमोरी होती है ये विद्युत प्रभाव से, किसके प्रभाव से, विद्युत के प्रभाव से
इसमें डेटा को क्या किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। तो 3 रैम हो गई अपनी, पी रैम के अंदर डेटा फिक्स रहेंगे, ईपी रोम के अंदर क्या रहेंगे अपने अल्ट्रावायलेट किरणों के अंदर रख करके इसमें डेटा को अपडेट किया जा सकता है। और ईईपी रोम के अंदर यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर विद्युतीय प्रभाव से अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को हटा करके उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये अपनी क्या रही, रोम के पार्ट हो गए कि 3 प्रकार की रोम है और वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो मेमोरी सेक्शन का अपना दूसरा जो लेसन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरे लेसन का मतलब हो गया दूसरा अपना जो भाग है, वीडियोस में भी अपना दूसरा भाग है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर अपना कौन सा आया है, प्राइमरी मेमोरी सेक्शन हमने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर देखिए कि प्राइमरी सेक्शन का जो भाग है उसमें रैम और रोम दोनों आया। तो रैम में और रोम में हम भविष्य में उपयोग में लेने वाले डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। कौन से डेटा को स्टोर करते हैं, रैम के अंदर अपन ने देखा, और रोम के अंदर कौन से डेटा होंगे जिनसे कंप्यूटर को चलाया जा सके। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू।